हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का केबीआर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में आए हैं। 2 पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में और पहला हम लोगों का जो पार्ट है काव्य खंड का, उसको हम लोग पहला और दूसरा पार्ट को पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और फिर हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट को एक साथ। तो हम लोगों का जो आज का पार्ट है वो है, हम लोगों का आज चौथा पार्ट है और इस पार्ट का क्या नाम है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस पाठ का नाम। तो इस पाठ का नाम है स्वदेशी, जिसके रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा ये पाठ रचित है। तो हम लोग इसके परिचय के बारे में पहले कुछ जानते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये जो कविता लिखे हैं, इस कविता का ये है कि स्वदेशी वस्तु और संस्कृति के वस्तु प्रेम को और भाव को जगाना, ना कि आजकल के व्यक्तियों को जैसे देखते होंगे कि विदेशी वस्तुओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के कल्चर और वहाँ के भाषा संस्कृति को ज्यादा भारत की संस्कृति से बेहतर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और हमारे देश की जो संस्कृति है हमें उसी के आधार पर चलना चाहिए। तो लेखक जी के द्वारा इसी बात के बारे में इस पाठ में कहा गया है। तो आइए जानते हैं और पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, ये तो इजी है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने से उसका परिणाम क्या हो सकता है? सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो जाएगी, परदेशी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, कि विदेश की विद्या पढ़ने से, प्रदेश की विद्या पढ़ने से जो है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जी जो है वो अपना आदर्श किसे मानते थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी को। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विवेकानंद को। और तीसरा ऑप्शन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। और चौथा ऑप्शन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृत है? तो प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृत है? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत माता। और दूसरा ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म। और तीसरा ऑप्शन क्या है? अक्षर ज्ञान। और चौथा ऑप्शन है स्वदेशी। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत माता। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृत है? तो भारत माता कविता से ये पंक्ति जो है उद्गृत है कि हिंदुस्तान के नाम सुन करके अब ये सकुची लजात है, क्योंकि हम लोग जो है विदेशी वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते हैं, वहां की संस्कृति को। तो इसीलिए लेखक के द्वारा कहा गया है कि अब तो हमें हिंदुस्तान का नाम सुन करके जो है ये सकुची अब लजात है। तो इसीलिए ये इस प्रश्न का जो यही अर्थ है कहने का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पंक्ति जो है भारत माता कविता की है। तो अब अगला प्रश्न हम लोगों का लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो प्रेमघन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डी नंबर ऑप्शन, कि प्रेमघन। प्रेमघन इस पाठ के रचनाकार हैं। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या है?
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, और दूसरा ऑप्शन है अनामिका की, और तीसरा ऑप्शन क्या है? घनानंद, और चौथा है रसखान की। तो जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है जीर्ण जनपद। अगर आप लोगों से पूछा जाए किसी भी रचना के बारे में दे करके, तो आप लोगों को ध्यान से इस पाठ को पढ़ लेना है और याद रखना है कि इस रचनाकार के द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है। तो ये जो है जीर्ण, ये भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा ही रचित है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता जो है वो संकलित है, तो क्या है? पहला ऑप्शन ग्राम्या से, और दूसरा ऑप्शन क्या है? भग्नदूत से, और तीसरा ऑप्शन रसखान रचनावली से, और चौथा ऑप्शन क्या है? प्रेमघन सर्वस्व से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से। तो हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इस प्रश्न को हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो है क्या उत्तर सही हो जाएगा? आप लोग तो इसका उत्तर बता सकते हैं। तो देखिए क्या है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? छल विद्या, और दूसरा ऑप्शन क्या है? कपट विद्या, और तीसरा ऑप्शन है विदेशी विद्या, और चौथा है तकनीकी। तो देखिए इसमें तो सीधी सी बात है कि हम विदेशी विद्या को अगर पढ़ेंगे तो इसीलिए हमारी बुद्धि विदेशी हो जाएगी। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विदेशी विद्या को पढ़ के हमारी बुद्धि जो है विदेशी हो गई है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन क्या है इसमें? घनानंद, और दूसरा ऑप्शन क्या है? अनामिका, और तीसरा ऑप्शन वीरेंद्र डंगवाल, और चौथा ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आप लोग इस पाठ को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर उत्तर दे पाइएगा। तो उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा ही प्रयाग रामागमन शीर्षक पाठ की रचना की गई है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बद्रीनारायण प्रेमघन के द्वारा कौन सी रचना रचित है, तो आप लोग स्वदेशी तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि इस पाठ को आप लोग पढ़े होंगे। और लेकिन अगर ये वाला दे दे आप लोगों से कि प्रयाग रामागमन शीर्षक पाठ किसकी रचना है, तो इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक पाठ जो है ये भी बद्रीनारायण प्रेमघन जी के द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही ये सो ये है निहात, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति जो है किस कविता की है? तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी, और दूसरा ऑप्शन है भारत माता, और तीसरा ऑप्शन क्या है? जनतंत्र का जन्म, और चौथा ऑप्शन है हमारी नींद। तो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, मतलब कि हिंदुस्तान का नाम सुन करके अब ये सकुची लजाता है कि हम तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना पसंद करते हैं, वहाँ की संस्कृति को पसंद करते हैं हम लोग। तो इसीलिए कि अब जो हम लोग उसी चीज को पसंद करते हैं, तब तो हमें हिंदुस्तान का नाम सुन के अब हमें शर्म लगता है। ये इस बात पे जो है हमारी सकुची लजात है। तो यही इस प्रश्न का जो है अर्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेशी। सो ये है निहात, यह पंक्ति किस कविता से है? किस कविता से है? तो आप लोगों को याद रखना है कि स्वदेशी से है। अब अगला प्रश्न क्या है? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि अच्छे से जरूर पढ़े होंगे इस पाठ को। तो प्रेमघन जी जो है वो किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? पहला प्रश्न ऑप्शन क्या है? द्विवेदी युग के, और दूसरा क्या है? छायावादी युग के,
और तीसरा क्या है, भारतेंदु युग के, और चौथा है प्रयोगवादी युग के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद जी जो है वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? पहला ऑप्शन क्या है, प्रेमघन सर्वस्व से, और दूसरा है जीर्ण जनपद से, और तीसरा ऑप्शन है भारत सौभाग्य से, और चौथा है प्रयाग रामागमन से। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों को? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से ये कविता संकलित है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमचंद रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण चित्रण प्रेमचंद रचित किस काव्य में है? तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रयाग रामगमन में, और दूसरा ऑप्शन क्या है, भारत सौभाग्य, और तीसरा है जीर्ण जनपद, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमचंद रचित किस काव्य में है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जीर्ण जनपद में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जीर्ण जनपद में जो है ये काव्य प्रेमचंद जी की है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो निधन है वो 1922 ईस्वी में हो गया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, ठटे विदेशी ठाठ सब बन्यो, देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेश, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, भारत माता से, और दूसरा क्या है अक्षर ज्ञान से, और तीसरा क्या है जनतंत्र का जन्म से, और चौथा है स्वदेशी से। तो ये जो है पंक्ति, ये शीर्षक किस कविता से है? तो स्वदेशी से आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ये पंक्ति जो है स्वदेशी से है, आप लोगों को याद रखना है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं अपना। अब अगला प्रश्न है, मनुज भारतीय देखी कऊ शकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, भारत माता, और दूसरा ऑप्शन क्या है स्वदेशी, तीसरा अक्षर ज्ञान, और चौथा क्या है हमारी नींद। तो ये जो है ये स्वदेशी पाठ की पंक्ति का ये जो है कविता का एक पंक्ति है, स्वदेशी कविता से एक पंक्ति है कि मनहूज भारतीय देखी कहू शकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो आप लोग तो देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पहला ऑप्शन है सरस्वती, और दूसरा ऑप्शन है इंदु, तीसरा ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, और चौथा है हिंदी प्रदीप। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कादम्बिनी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आनंद कादम्बिनी। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, स्वदेशी, और दूसरा ऑप्शन है मेरे बिना तुम प्रभु, और तीसरा ऑप्शन है हिरोशिमा, और चौथा है भारत माता। तो देखिए अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता की है? तो स्वदेशी की है, क्योंकि अंग्रेजी वाहन यहीं से पता चलता है कि ये जो है विदेशी की बात हो रही है, वहाँ के वेशभूषा रीति और नीति को हम लोग अपनाए हुए हैं। तो यह किस पंक्ति की जो है शीर्षक की पंक्ति है, ये स्वदेशी की। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है?
पहला ऑप्शन क्या है? कुंवर नारायण। और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रेमघन। और तीसरा है अनामिका। और चौथा ऑप्शन है जीवानंद दास। तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये प्रेमघन जी का एक प्रसिद्ध नाटक है। वो रचनाकार भी थे, वो नाटक का भी ये करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन जी के द्वारा ये प्रसिद्ध नाटक है। तो अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे? भारतेंदु युग के कवि कौन थे? तो इसके बारे में आप लोग पता होगा आप लोगों को कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे, क्योंकि इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो जो है भारतेंदु युग के ही कवि थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमघन जी भारतेंदु युग के कवि थे। अब अगला प्रश्न है, फाटक मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो इसका क्या है? पहला ऑप्शन रसखान। और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रेमखान। तीसरा है आज्ञा। और चौथा है दिनकर। तो हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति ये जो है किस कवि के हैं? प्रेमघन जी के द्वारा ये पंक्ति है उन्हीं का। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों का इस पाठ में जो है एक ही वीडियो में, जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग दो दो पाठ लेकर के चलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और हम लोगों के पास समय भी बहुत कम है। तो हम लोगों का इसी वीडियो में एक दूसरा पाठ भी, ये वैसे तो ये इस पाठ का नाम क्या है? भारत माता। और इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी भारत माता इस पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम लोग उसके परिचय के बारे में कुछ जानते हैं, फिर इस पाठ के प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो निधन है वो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हो गया था। तो हम लोग जो है अब इस पाठ के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इस पाठ में जो है वो भारत माता कविता में भारत का कैसा चरित्र प्रस्तुत किया गया है कि भारत जो है एक गरीबी से गुजर रहा है, इसी के बारे में कवि ने बताया है। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है? आदर्श। और दूसरा क्या है? काल्पनिक। और तीसरा ऑप्शन क्या है? यथातथ्य। और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यथातथ्य। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगला अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं अब। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? पहला ऑप्शन क्या है? सूर्य से। और दूसरा है कंचन से। और तीसरा है पुष्प से। और चौथा ऑप्शन है छायायुक्त चंद्र से। तो भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है वो कवि किससे की है? छायायुक्त चंद्र से की है। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखें इसका उत्तर। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किनकी मूर्ति है? तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसका पहला ऑप्शन क्या है? उदास माटी की मूर्ति है। और दूसरा क्या है? सुख समृद्धि की मूर्ति है। और तीसरा है उदारता की। और चौथा है त्याग की। तो भारत माता जो है वो एक उदास माटी की मूर्ति है, वो विवश है और बस देखती रही, अंग्रेज के जंजीर में बंधी हुई भारत माता जो है एक उदास माटी की मूर्त है, ऐसा कहा गया है इस पाठ में। तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं अपना। और अगला प्रश्न है हम लोगों का, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य। शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो है किस कविता की पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वदेशी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? भारत माता। और तीसरा ऑप्शन क्या है? जनतंत्र का जन्म। और चौथा है हिरोशिमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? भारत माता। ये पंक्ति जो है भारत माता पाठ की है।
तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? 5वां नंबर हम लोगों का प्रश्न है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो इसका क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की, और दूसरा ऑप्शन है अज्ञे की, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत की, और चौथा है कुंवर नारायण की। तो देखिए युगवाणी किसकी काव्य कृति है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत माता जो है किनकी रचना, इनके रचनाकार कौन है, भारत माता पाठ का जो है ये नाम दे करके अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इस पाठ के जो लेखक है वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। लेकिन आप लोगों को उसके अलावा भी सुमित्रा नंदन पंत जी के जो रचना है या नाटक है, उन कृतियाँ जो भी है उनकी, तो उनके बारे में याद रखना है। तो आप लोगों का इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? युगवाणी भी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ही रचित है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, और आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? आध्यात्मक आध्यात्मवाद की ओर, और दूसरा है संकीर्णता की ओर, और चौथा है अतिवादिता की ओर, और पांचवा है समाजवाद की ओर। तो सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा इसमें समाजवाद की ओर उन्हें आकृष्ट किया है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इसके बारे में आप लोगों को इससे पहले भी बता चुके हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं कि 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 29 दिसंबर 19 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न है हम लोग का अगला कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? 30 करोड़, और दूसरा ऑप्शन क्या है? 10 करोड़, और तीसरा है 20 करोड़, और चौथा है 25 करोड़। तो भारत माता की 30 करोड़ संतान जो है वो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ए नंबर ऑप्शन। और अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या है? अनामिका, और दूसरा ऑप्शन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा ऑप्शन है वीरेन डंगवाल, और चौथा है जीवनानंद दास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी? अगर आप लोग इस पाठ को पढ़े होंगे ध्यान से तो आप लोगों को इस लेखक के सारे रचना के बारे में पता होगा। तो युगपथ भी किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पहला ऑप्शन क्या है? भारत माता की, और दूसरा ऑप्शन क्या है? स्वदेशी, और तीसरा ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, और चौथा है हिरोशिमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग पढ़े भी हैं कि 30 कोटि संतान मतलब कि 30 करोड़ संतान जो है वो भारत माता की दरिद्रता से जूझ रहे हैं। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत माता। ये भारत माता पाठ की पंक्ति है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना है? तो अभी आप लोगों को हम बताएं भी कि इनके अलावा भी जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं भारत माता, तो इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा भारत माता के अलावा भी बहुत सारे रचना है जो कि इस पाठ में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें।
तो गुंजन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आप लोग इसको ध्यान में रखें। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो पहला ऑप्शन क्या है? फ्रांसीसी, और दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज, और तीसरा ऑप्शन है भारत माता, और चौथा है जापानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत माता। भारत माता ही के द्वारा कहा गया है कि वो अपने घर में खुद जो है प्रवासिनी बन के बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत माता। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि ग्राम्या किनकी रचना है? तो ग्राम्या भी जो है ये किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है। तो आप लोगों को याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम्या किनकी रचना है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्राम्या किनकी रचना है, तो आप लोगों को बताना है कि ये किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत पहला ऑप्शन है आप लोगों का, और दूसरा है हरिदत्त पंत, और तीसरा ऑप्शन है हरिशरण दत्त पंत, और चौथा ऑप्शन क्या है? शिवदत्त पंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगादत्त पंत। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत थे, और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गंगादत्त पंत। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है? किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो है गुंजन, और दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, और तीसरा ऑप्शन क्या है? युगपत, और चौथा है वीणा। तो युगपत भी इन्हीं के द्वारा रचित है, और गुंजन भी, चिदम्बरा भी, वीणा भी। लेकिन इसको जो है किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको इनमें से किस पाठ पे मिला है, किस कृति के द्वारा मिला है? तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। इस कृति पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? तो अभी आप लोगों को हम बताए भी हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी की माता का क्या नाम है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें कि सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या, उनकी माता का क्या नाम था? तो हो जाएगा सरस्वती देवी जी। अभी आप लोगों को हम इस प्रश्न के बारे में बताए भी हैं कि उनकी माता का नाम और उनके पिताजी का नाम। गंगादत्त पंत उनके पिताजी का नाम, और उनकी माता का नाम सरस्वती देवी। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है? सुमित्रा नंदन पंत जो है वो किस वाद के कवि है? तो पहला ऑप्शन क्या है? छायावाद के, और दूसरा है प्रयोगवाद के, और तीसरा क्या है? नकेनवाद के, और चौथा है कैप्सूलवाद के। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो छायावाद के कवि थे, छायावाद के कवि थे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छायावाद के। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सब चीज पूछा जाएगा कि कवि जो है किस वाद के कवि है, छायावाद के या रीति मुक्त, या इस तरह से अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ये छायावाद के कवि थे। तो अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? जैन दर्शन, और दूसरा क्या है? अरविंद दर्शन, और तीसरा है चैतन्य दर्शन, और चौथा है सांख्य दर्शन। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें। तो देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत जी जो है वो जैन दर्शन के और प्रवृत्त हुए थे। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सुमित्रा पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? सुमित्रा पंत जी का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था? तो पहला क्या है बिहार में, और दूसरा ऑप्शन क्या है मध्य प्रदेश में, और तीसरा है राजस्थान मैंगलू उत्तरीय प्रश्न में। और यहाँ से आप लोगों का ये अलग चीज हो गया है पीपीटी में, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में नहीं रखें। ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में, और ये है राजस्थान में, और ये है उत्तरांचल उत्तराखंड में। तो आप लोगों का सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड के उत्तरांचल में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस वीडियो में 2 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह 2-2 पार्ट लेकर के पढ़ेंगे। और इस वीडियो के साथ अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।